सबसे पहले देवनाथ साहब आपके पास ये ट्वीट क्या कहता है, ये पोस्ट आज सुबह 5 तारीख को, 3 तारीख को किसी के घर में घुसकर राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा ले जाना, उसके बाद पोस्ट करके ये कहना कि हमने वो कर दिखाया, तमाम तरीके की बातें, और अब फिर ये ट्वीट क्या कहता है सर? अदिति, मैं जो कहूँगा एज ए फौजी कहूँगा, ये ट्वीट जो है बहुत ही हास्यास्पद है, मुझे लगता है गुदगुदी कर रहा है, और ये मीठा मीठा बोल नहीं है। हमें समझना चाहिए इसके पीछे एक कड़वाई छुपी हुई है, शुगर कोटेड बिटर पिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेता दिया है कि 50% टैरिफ से 75% जाएंगे। भारत को अगला कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। सर, शुगर कोटेड तो अब उनका कुछ नहीं रहता, ही इज अ गुड मैन के साथ साथ वो काफी कुछ कह जाते हैं। मैं अपने आगे के राउंड में इस पर बात करूंगी कि ये 75% होगा। इस बीच में हम ये बार बार बात कर रहे थे कि हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, लेकिन सबसे पहला मूल मुद्दा, भव्या जी, रात के 3 बजे सुबह 3 तारीख को सुबह अमेरिका स्वयंभू ये सोचता है, जो कि वो 1920 के बाद से जो तमाम पूरी टाइमलाइन है, वो सोचता है कि मैं एक देश के राष्ट्रपति को उठा लाऊंगा, और उसके बाद फिर वो ट्वीट करके ये भी कहता है कि मैंने जो किया, क्योंकि वो ड्रग कार्टेल है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगी, और इसके पीछे की वजह। देखिए, पीछे की वजह तो अगर नेटशेल में देखेंगे तो ऑयल तो है, वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवन ऑयल रिजर्व है। हाँ। दूसरा रेयर मिनरल्स भी हैं, जिस पर चाइना बहुत प्रोग्रेस कर रहा था। चाइना का वेनेजुएला में काफ़ी इंटरेस्ट है, और ऑयल से पीछे ज़्यादा रेयर मिनरल्स की तरफ चाइना का टारगेट था। और यूएस ने अभी डिसाइसिवली लास्ट ईयर डिक्लेयर भी किया था कि वो लोग रेयर मिनरल की तरफ अपना फोकस लेके जा रहे हैं। तो ऑयल तो एक अपेरेंट स्टोरी है, पर रेयर मिनरल्स को कंट्रोल करने का जो एक वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसमें यूएस ने एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री एक तरीके से लिया है। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि किस करवट उठ बैठता है। अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल मूव तो किया है, और फिलहाल वेनेजुएला में लोकल भी एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, पर लॉन्ग रन में कितना ऑपोजिशन आता है इस मूव के अगेंस्ट, क्योंकि अभी अगर देखें तो मदुरो के से लोकल जनता काफ़ी खुश नहीं थी, तो वहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जो 20 साल से वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, मचार्डो को भी इग्नोर कर दिया है ट्रंप ने, तो उनको भी तो लेकर आ नहीं रहे हैं। और अगर ट्रंप ने जो कहा है, नार्को टेररिज्म, कोकेन टेररिज्म, ड्रग कार्टल्स एक्चुअली अगर वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और अब वो कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया के ड्रग कार्टल, वेनेजुएला के ड्रग कार्टल, क्यूबा के ड्रग कार्टल जब इकट्ठे रिटेलिएट करेंगे, तो ये कंट्रोल कितना रह पाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि यूएस वेनेजुएला के रिसोर्सेज को कितना कंट्रोल कर पाएगा। और अगर कंट्रोल कर पाता है तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेनेजुएला अभी इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बचा नहीं था। 20 साल से उस पर सैंक्शंस लगे हुए थे, तो अभी 6 लाख से 8 लाख बैरल प्रतिदिन की प्रोडक्शन है। 80% उसमें से चाइना खरीद रहा था, और तब भी चाइना का 4% ऑयल इंपोर्ट है वेनेजुएला से, तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था। तो अभी तो अगर 10 साल में यूएस को बहुत पैसा पंप करना पड़ेगा, वहाँ ऑयल रिग्स खड़े करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग इक्विपमेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। आपकी इस जवाब में बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं, पर सबसे पहला सवाल कि जब चुनावी रैली थी तब ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये बहुत आम सवाल है लेकिन मेरे दर्शकों को ये डिस्टर्ब करता है ये सवाल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चुनावी रैली में कहा कि ओनली पीस की बात कही, उसके बाद यहाँ तक कि वो पूरे तो टाइमलाइन तो है ही, जैसे ही 31 दिसंबर आया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने वापस पीस की बात कही। और उस बीच में आप देखिए कि उन्होंने कम से कम 65 बार सर इस बात का दावा किया, जिसको अब भारत इग्नोर करने लगा था, कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की वॉर रुकवाई। इस बीच में वो ईरान को धमकी देते रहे, ईरान पे अटैक कर दिया। इस बीच में उन्होंने रशिया को इतनी बार लोकतंत्र की दुहाई देते हुए धमकी दी, न्याय की बात करते हुए, और ये कहा कि तरीका होना चाहिए, नियमों की बात करी, और फिर नियमों की धज्जियां 3 को एक बार फिर उड़ाई। सर, ये इंटरनेशनल वायलेशन की लिमिट है, इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इसको अलग अलग स्तर पर देख सकते हैं। एक तो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय, एक और सवाल कि कब तक सिर्फ देखते ही रहेंगे सर?
चूँकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और उसके राष्ट्रपति का रुझान इस तरह से आक्रामक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोई भी दूसरा राष्ट्र उनसे सीधा टक्कर नहीं लेना चाहता। चाहे वो रूस हो, उन्होंने उसका क्रिटिसाइज़ किया है, चीन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, यूरोपीय देशों ने उसको बड़े परोक्ष रूप से कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया कि किसके साथ गलत हुआ या क्या गलत हुआ या ये ऑपरेशन गलत था। ऐसा यूरोपीय देश के उनके अपने जो हिस्से साझेदार हैं वो भी नहीं कह रहे। तो मोटे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आ रहा है कि ढांचा लगातार जिन मापदंडों पे, जिन मौलिक मूल्यों पर बना हुआ था पिछले 80 साल से, वो अब जर्जर होता नज़र आता है। और उसमें एक बहुत बड़ा इसको हादसा या चोट कह सकते हैं कि जिस तरह से इस ऑपरेशन की वजह से लगी है। पर जो बड़ी चिंता का विषय है वो ये कि क्या इस ऑपरेशन से वेनेजुएला में जो चिंताएं राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उनको सुलझाया जाएगा या नहीं सुलझाया जाएगा। जैसे चाहे वो फेंटानिल या कोकेन की बात करें, तो यदि वो मानते रहे आज तक कि पूरी सरकार और पूरी सेना, पुलिस उसमें घुसी हुई है उस व्यापार में, तो आज केवल 2 लोगों को वहाँ से उठा लेना, प्रेसिडेंट मदुरो को और उनकी पत्नी को, उससे अभी तो पूरी सरकार बनी हुई है वहाँ। सेना ने भी समर्थन किया है, वाइस प्रेसिडेंट जो डेल्सी रॉड्रिगस अभी बनी है प्रेसिडेंट, उनका समर्थन सेना ने कर दिया है, मंत्रिमंडल सारा वही है। तो उसको भी धमकी दी है राष्ट्रपति ट्रंप ने, कहा कि यदि वो उनकी बात नहीं मानेंगी तो उनको और भी ज़्यादा उनका हश्र जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि ड्रग ट्रेड यदि है तो वो उसके ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अस्थिरता के और डर के, खौफ के आसार लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे खुद कहा, इसका असर न केवल कोलंबिया या क्यूबा पर ईरान पर भी होगा, सभी देशों पर होगा कि यदि इस तरह की धमकी राष्ट्रपति ट्रंप देते हैं, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर हो या कोई दूसरी तरह की धमकी हो, उसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। और यदि इस तरह की अस्थिरता बनती है वेनेजुएला में, तो ये तो वहाँ के हिंसा करने वाले या ड्रग बेचने वाले कार्टेल्स के लिए और भी अच्छा है। तो ये चीज़ों का समाधान इसमें नहीं है। और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, संस्थान हैं, मूल्य हैं, उनसे हटते रहे राष्ट्रपति ट्रंप, और आज उनको पूरी तरह से नकारते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे 2 स्तर पर चिंता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो मूल्य थे वो अचानक बदलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, लगातार इस हादसे के बाद जैसे आसार नज़र आ रहे हैं, अस्थिरता लगातार बनी रहेगी वेनेजुएला में और उसके पड़ोस में भी होगी। और क्या राष्ट्र आज भी उन मौलिक मूल्यों को, जैसे मान लीजिए संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, सीमाओं के अंदर क्षेत्र की अखंडता को माना जाना चाहिए, मानवाधिकारों की बात होनी चाहिए, माना जाना चाहिए। मेरा तो सर 2 बड़े सवाल आपके लिए आए हैं और शायद मैं चाहती थी कि मैं शो के एंड में पूछूं, लेकिन पहला तो ये कि अक्सर एक बात कही जाती है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी अधर्म होगा, तो ये सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर में वो कब होगा कि इतना अधर्म हो चुका है, इतने इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा जा चुका है, इतना सब कुछ होने के बाद वो कौन कलगी है जो जन्म लेंगे और ट्रंप को समझाएंगे कि ऐसा नहीं चल सकता है? ये कब होगा सर? वो कलगी कौन है? आदिति, होगा, जरूर होगा। अगर हम देखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन था, उसने काम किया, ठीक काम किया, कमज़ोर लगा, बदल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हम यूनाइटेड नेशन का नाम हर रोज सुन रहे हैं, यूएनएससी की बात सुन रहे हैं। I don't see United Nations in existence even. हाँ, हमें लग रहा है कि वो कमज़ोर पड़ गया है। तो एक और नया प्लेटफॉर्म आएगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, ये शायद लीग ऑफ नेशंस से या हो सकता है यूनाइटेड नेशंस से बदल कर हो। जो नया स्वरूप बनेगा उसमें देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एंगल शायद कम होगा, उसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ज़्यादा होंगे। हम ब्रिक्स की बात सुन रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि पश्चिमी देश की जो दादागिरी, अमेरिका की गुंडागर्दी पर काबू लाएगा। ब्रिक्स अभी फॉर्म हो रहा है, मैच्योर होने में कुछ समय लगेगा। एससीओ का नाम हम लोग बहुत लेट हो जाएगा सर, ऐसा लगता है। दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं अदिति, लेकिन क्या है कि दोनों पैर बराबर होने चाहिए, कोई थोड़ा ज़्यादा लंबा पैर, छोटा पैर। अब देखो, ब्रिक्स में कोई कहता है कि डॉलर हो ना हो, भारत ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई।
तो ब्रिक्स भी आगे बढ़ेगा। अब ब्रिक्स के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने वेनेजुएला में जो हुआ है खुलकर उन्होंने कह दिया है हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने जो बयान दिया है शायद वो हमारी नीति के हिसाब से सफल है। हम अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो हमने ना निंदा की ना कड़ी निंदा की। हमने कहा कि हम दर्शकों को क्या बोलूं, हम मुद्दे पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बोलीविया के आम आवाम का भला हो। ये तब है ब्रिक्स भी टूटा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स भी अभी 3, 4, 5 अलग अलग लंबाई के पैरों पर चल रहा है। एग्जैक्टली। मैं फिर वही बात है कि उस पोस्ट और भारत का रिएक्शन और भारत के रिएक्शन के बाद ये पोस्ट, लेकिन उससे पहले ये अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग एक्सपर्ट से सवाल पूछ चुकी हूँ, मैं आपसे फिर उसको पूछ रही हूँ। अमेरिका को लगा कि ड्रग कार्टेल चल रहा है और चाहे रिपोर्ट के हिसाब से वो जो ड्रग्स जो वेनेजुएला से आते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, जिससे मौत हुई है अमेरिका में, उससे ज़्यादा चाइना से जो फैंटेनिल आ रहा है उससे ज़्यादा हुई है। तो जब अमेरिका को ये लगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे नुकसान हो रहा है उनके ड्रग कार्टेल के या फिर वो सो कॉल्ड वो टेररिज्म जिसे बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है ड्रग टेररिज्म, तो हमें कब लगेगा कि ISI को पाकिस्तान सपोर्ट करता आ रहा है, करता रहेगा, उसकी आर्मी कर रही है, और हम ये अज्यूम कर लें हमारे सब सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाए कि अमेरिका पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए नेगेटिव है और हम भी कभी ऐसा कर दें। अदिति, ये बचकाना सवाल लग सकता है, बट ये मेरे दर्शकों के मन की भावना है कि ऐसा कब हो सकता है कि भाई अमेरिका जब ये सोच सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते। हमें पता है हमारे आंखों के सामने कि पाकिस्तान की सरकार ISI को सपोर्ट करती है, आर्मी करती है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहते कि गलत है और हम उठा के ले आए रात को 3 बजे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाता था। भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसे से मेरा एक ही काम था, जिस दिन हुक्म मिले जाके 6 500 किलो के बम निर्धारित ग्रिड रेफरेंस पे गिराना। मैं दर्शकों के साथ हूं कि हमें भी कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन देखो हथौड़ा और लठ तभी चलता है, उसके पहले थोड़ा चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी बीच में थोड़ा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी वो नौबत शायद नहीं आई है कि हमें इंडियन एयरफोर्स को आके 6 बॉम्ब गिराने पड़े। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही नरम प्रवृत्ति के हैं। यह जो रास्ते पे चले हैं, जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा उस दिन बम की बारी आएगी। जी बिल्कुल। आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही, मैं उनको विस्तार से समझूंगी। पहला, आपने ये एक बेसिक मानना है कि वेनेजुएला के पास एक तो 5 गुना ज्यादा तेल है अमेरिका से, पहला। एक ये कि क्रूड ऑयल जो अमेरिका की जरूरत है वो है, और दूसरी ये कि चाइना 80% ट्रेड करता है, आज भी चाइना का बड़ा स्टेक है। तो मेरे एक सवाल में 2-3 सवाल ये हैं कि पहला, भाई आपने कहा कि तेल कम हो गया है पिछले 10 सालों में, ये सब तेल तो तेल है, तेल की लड़ाई है, ऊर्जा की ही लड़ाई है नियंत्रण करने की, तो अमेरिका ने तेल के लिए किया। दूसरा ये कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्या चाइना का जो स्टेक है या चाइना का जो इतना बिजनेस है उस पर अमेरिका क्या रिएक्शन होगा, वो एकदम से चाइना को आउट कर देगा या वो ट्रेड होने देगा, और ये पूरा सिस्टम कैसे अमेरिका किस लिहाज में आगे बढ़ेगा। देखिए, चाइना ने तो कंडेम बहुत स्ट्रांगली किया भी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब उन्होंने जितना पैसा लगाया था वेनेजुएला पे, जितना पैसा खर्चा किया था, वो खतरे में आ गया है। अभी तक चाइनीज़ कंपनीज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही थी, तो चाइना को सीधा आउट्स ना भी किया जाए तो भी US की कंपनीज़ को इतना बड़ा स्टेक दे दिया जाए कि चाइना का स्टेक इरेलेवेंट हो जाए, वो राउट शायद लिया जाएगा। देखिए, हुगो सवेज ने जब थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी शुरू की थी, उससे पहले भी US की कंपनीज, ऑयल रिफाइनर्स जो थे, उनका बहुत बड़ा स्टेक होता था वेनेजुएला में। एक्सन मोबाइल को जब नेशनलाइज, एक्सन का एक बहुत बड़ा स्टेक था, एंड दे आर सिटिंग रेडी टू गेट बैक इन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। एक बड़ी चीज़ है कि वेनेजुएला का भी जो तेल है, इट्स अ थिक ब्रेंड, नॉट योर नॉर्मल ब्रेंड, और थिक ब्रेंड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। UK के पास है, US के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है। 4 देश कुल हैं जो उस ब्रेंड को प्रोसेस कर सकते हैं, और US इज़ द नियरेस्ट। उसकी गल्फ कोस्ट लाइन की जो रिफाइनरीज हैं, उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे कम पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले जो ट्वीट भी किया है ट्रम्प साहब ने
एक तरीके से समझे, जब जयशंकर प्रसाद जी को भी रशियन ऑयल पे पूछा गया था कि छोड़ो रशिया का ऑयल, वेनेजुएला से क्यों नहीं खरीद लेते हो। इंडिया का अभी आज की डेट में ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 0.5% वेनेजुएला से है, और वेनेजुएला का तेल अभी तक बहुत डीप डिस्काउंट पे था, रशिया से भी सस्ता मिलता था, बट उस पर बात यही हुई थी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतना है। तो अब जो यूएस ने भी ये कहा है, नाउ दे आर क्लियरली सेइंग कि देखो अब तो अल्टरनेट है, तुम्हें रशियन ऑयल का सब्स्टिट्यूट दे दिया, वेनेजुएला से ऑयल खरीदो, हम बिकवाएंगे और एक तरीके से हमसे खरीदो, ठीक है, और हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बट वो कॉस्ट हमें जो पड़ेगी वो लॉजिस्टिक्स मिलाकर बराबर नहीं पड़ेगी। तो इंडिया का ये अब कनेंड्रम है कि रशियन ऑयल को वेनेजुएलन ऑयल से एक तो शॉर्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि ऑयल ग्रिड लगाना, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, वो ओवरनाइट नहीं बन सकता। इसीलिए शॉर्ट टर्म सप्लाई तो कहीं भी हिल नहीं रही है, शॉर्ट टर्म सप्लाई में कोई चेंज हो नहीं सकता। तो एक तो ये बात है, हमें ये कहना पड़ेगा अच्छा हम लॉन्ग टर्म कमिट करते हैं कि हम रशियन तेल करना थोड़ा कम करेंगे और सोर्सेज को देखेंगे। उसमें भी इंडिया कह सकता है ज़रा ईरान का चाबहार पोर्ट हमारे लिए खोलो थोड़ा सा, और हमें वहाँ पर ईरानियन ऑयल पे सब्सिडीज़ दी जाएँ, तो वो नेगोशिएशंस चलेंगे। वेनेजुएलन ऑयल का इम्पैक्ट अभी भी इंडिया पे डायरेक्ट अगले 10 साल में नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन ठीक है, यूएस का जो अगेन जो एक कंट्रोल है, जो उन्होंने ये कह दिया, अब एक तरीके से बहुत ही डिसाइसिव मूव है कि देखो हम जो कहते हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरे जो आप बात कर रही थी चाइना को लेकर अब क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी? चाइना को स्ट्रैटेजी देखिए, धीरे धीरे उनको एलिनेशन करने की स्ट्रैटेजी तो चल ही रही है ना, कि वेनेजुएला से अब चाइना को निकाल दिया जाए। उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उस पर रोड़े अटकाने का काम है, ठीक है, जो अफ्रीकन नेशंस में या लैटिन अमेरिका में धीरे धीरे चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बिल्ड कर रहा था, उसे काउंटर करते चलना है यूएस को। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अब $60 बिलियन का डेट है जो चाइना ने वेनेजुएला को दे रखा, अब आज की डेट में 0 के बराबर की उसकी वैल्यू आ गई है। चाइना का जवाब यही रहेगा, डी डॉलराइजेशन जो उन्होंने कहा था। अब आज भी अगर आप देखें, गोल्ड फिर भागा है, सिल्वर फिर भागा है, और अब भागता रहेगा।